दोनों चीजें एक साथ थी, ना उसका इस्तेमाल ना ही, लेकिन काडर को उस तरह से सुशिक्षित करने की भी जो एक कोशिश होती है वो भी नहीं थी। एक मूर्ख बने रहने या यथास्थिति बहाल, राजनीतिक रूप से सचेत जागरूक कुछ जो है वामपंथी पार्टियों के अलावा किसी के काडर में उस तरह के सचेत मतदाता नहीं थे। लेकिन विडंबना यह है इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करने वाले वो हिंदू विरोधी हो गए। मतलब चाहे वामपंथी पार्टियों की तो हालत इतनी खराब हो गई कि वो धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान का झंडा पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन कोई इसका उत्तर तो दे कि भाई भाईचारा की बात करने वाले, धर्म का गैर इस्तेमाल करने के खिलाफ जो मुखर आवाज वामपंथियों की थी, वो वामपंथी हिंदू विरोधी क्यों हो गए? कांग्रेस अल्टीमेटली हिंदू विरोधी क्यों हो गई? इसका उत्तर हमको नहीं मिल पा रहा। क्या इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द, क्या इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात करना मतलब हिंदू विरोधी होना है? तो फिर वो जो है वो कौन सी वो भाषा है जो भाषा हम सांप्रदायिकता के खिलाफ करते समय या सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते समय, धर्मनिरपेक्षता की बात करते समय किसी एक समाज के विरोधी ना हो? मुझे लगता है कि यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हुई कि भारतीय संविधान ने जिसकी व्याख्या की है वो भाषा हम लोगों ने नहीं बोला। भारतीय संविधान ने क्या व्याख्या किया है? उसने कहा है कि इस देश के हर नागरिक को अपना धर्म, आस्था, परंपरा, रीति रिवाज चुनने का, उसकी आस्था, उसको हर एक को अपना जो अधिकार है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कहे कि हम एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं जिसमें नागरिकों का ये अधिकार हम छीन लेना चाहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा, भारतीय संविधान ने यह कहा कि राज्य का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होगा। राज्य की पहचान कोई विशेष धर्म के आधार पर नहीं होगा, बल्कि राज्य के नजरों में सारे धर्म और धर्म को मानने वाले समान होंगे। अगर इतनी ही बात, अगर पिछले 40 साल धर्मनिरपेक्षता के झंडे बुलंद करने वाली जो तमाम ताकतें हैं, इतनी दो बात अगर कह देती तो शायद वो हिंदू विरोधी नहीं बनती, ऐसी मेरी समझ है। ठीक है सर, तो हम अब आगे चलते हैं और संजीव जी से हम मतलब अभी एक राउंड हमारा खत्म नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 राउंड में बात हो। तो संजीव जी के पास चलते हैं और आपने जो विश्लेषण किया, जो खासकर संदर्भ रखा कर्नाटक के चुनाव में जो वोट शेयर है, उसके आधार पे भी बहुत सारी चीजें जो है वो आगे बात करने को हमारे पास होता है। और खास तौर पे संजीव जी से हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए कर्नाटक में जो समीकरण थे, उस समीकरण के मुताबिक 35-36% वोट जो है वो भाजपा को मिले और 42 से ऊपर परसेंट कांग्रेस का रहा, 42-45 तक का रहा। और जो वोट शेयर है वो जो जेडीयू और इस तरह की पार्टियों का उसमें मिला, जो कि कांग्रेस को मिला, जो कि आमतौर पर वो पार्टी वैसे भी पारंपरिक रूप से वोट नहीं करती रही है कर्नाटका में भाजपा को। लेकिन क्या बाकी राज्यों में भी इस तरह का ही जातिगत और जो है इस तरह का समीकरण है, जहां पर एक बड़ा वर्ग यहाँ पर था ओबीसी समुदाय का, ठीक है, तो वो उनकी पृष्ठभूमि हमेशा से जेडीएस वाली ज्यादा रही थी। तो ये, और उसके पहले जो दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय वो कांग्रेस के पारंपरिक वोटर रहे थे। इनमें जो फेर बदल हुआ था, खास तौर पर जेडीएस की मजबूत स्थिति बनती थी तो कांग्रेस की कमजोर हो जाती थी। भाजपा बरकरार है, जेडीएस कमजोर हो गया, कांग्रेस को जो है बढ़त मिल गई। लेकिन क्या ऐसे ही समीकरण बाकी राज्यों में भी रहेंगे? और तब
ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है बार बार ये सवाल कि जब वो बचेगी ही नहीं तो राजनीति कैसे कर पाएगी, कोई भी राजनीति कैसे कर पाएगी। तो मतलब जी लड़ने के लिए मैदान में होना जरूरी है। देखिए मनोरमा, पहले आपके इस सवाल के जवाब के पहले जम्मू भाई ने आज के विषय पर एक बड़ा बुनियादी बात की है, और वो ये खास करके सांप्रदायिकता और उसके प्रसंग में, धर्मनिरपेक्षता के मोड ऑफ ऑपरेशन के प्रसंग में, और जिसके कारण हिंदू विरोध, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। हुआ ये ना कि संविधान बनने के साथ ही जब संविधान सभा बैठी तो जो वहाँ जो अधिसंख्य जो जमात थी वो अपने को हिंदू ही मान ली थी, इसके बावजूद कि धर्मनिरपेक्ष थे। यही कारण है कि हिंदू धर्म के भीतर और समाज के भीतर सुधार को लेकर के तो बहुत ही अग्रेसिव रहा। बाबा साहब अम्बेडकर भी रहे, बाबा साहब तो हालांकि कॉमन सिविल कोड की भी बात कर रहे थे, उनको उस समय समझा दिया गया। लेकिन एक जो बड़ी जमात थी वो अपने को हिंदू मानते हुए हिंदू समाज के भीतर तो सुधार करने के लिए तैयार थी, मुसलमानों के भीतर वो किसी भी तरह के छेड़छाड़ के लिए तैयार नहीं थी। वहां से एक सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी सांप्रदायिकता की एक शुरुआत हो जाती है, और उसका असर आगे चल के इतना भी ऐसा नहीं है कि इनके आचरण में या व्यवहार में ऐसा कोई हिंदू विरोध था, क्योंकि स्टेट का आप देखिए कि थानों में हर जगह बजरंगबली मिल जाएंगे, हर ऑफिसेज में आपके हिंदू प्रतीक ही मिलेंगे। तो इस व्यवहार में तो फर्क नहीं था, लेकिन जो पॉलिटिकल जेस्चर थे उसमें फर्क होने लगा। हालत ये हो गई कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक कभी भी किसी ने इफ्तार नहीं दिया था ऑफिशियली, लेकिन इफ्तार देने की परंपरा 90s के बाद शुरू हो जाती है, राजीव गांधी के बाद से, और खास करके सोशल जस्टिस का जो फोर्स आता है वो इफ्तार। तो इसके कारण अब हिंदुओं के सामने जो भाजपा लेकर चली गई और आरएसएस लेकर चली गई, वो वही हिंदू विरोध वाली छवि कि ये पार्टियां जो है हिंदू विरोध वाली हैं और अपीजमेंट की छवि लेकर गई। जबकि आंकड़ों में, कागज पर, ऑफिसेज में तो अपीजमेंट है नहीं, मुसलमानों की संख्या नहीं है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो मुद्दा गौन हो गया, जो दृश्य था सामने इफ्तार का और अन्य, इवन वो सब गौन हो गया। थानों में यदि कोई हिंदू पहुंचता है तो वो देखता अच्छा है बजरंगबली अपने ही, लेकिन उसी थाने में यदि किसी मजार को देख लेगा तो समस्या होती है। तो भारतीय जनता पार्टी को कॉम्युनलाइज करने के लिए बाजब्ता एक व्यवस्था मिल गई 70 सालों के एंटी इनकम्बेंसी से, इसी तरह के एंटी इनकम्बेंसी से। जो धर्मनिरपेक्ष प्रैक्टिसेस भी थे उसमें भी एक सांप्रदायिक एलिमेंट घुस गया था। लेकिन अब सवाल है कि आज का जो सवाल है कि आखिर आप इससे लड़ेंगे कैसे। आरएसएस तो आपको यहीं लेके आना चाहिए। आरएसएस 47 में हार चुकी थी, उसे लगा कि ये क्या हुआ, वो तो मनुस्मृति आधारित सरकार और संविधान की बात कर, ये नियम की बात कर रही थी, संविधान तो उसके खित्ते में ही नहीं था। अब वो बहुत बिन बिन पोजीशन में है कि वो सत्ता पर काबिज है और ऐसी स्थिति में अपने एजेंडों को बाजब्ता लागू कर रहा है। पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है वो फिर समस्या के तौर पे आता है कि आप मध्य प्रदेश में यदि शंखनाद के जरिए बजरंगबली को सामने खड़ा करके और प्रियंका गांधी यदि खड़ी होती है, अच्छा हुआ कि राहुल उस दृश्य से बाहर रहे। ये चुनाव की शुरुआत है, एजेंडा सेटिंग है। तो एजेंडा सेटिंग के दौरान आप यदि आप कर्नाटक में सोशल जस्टिस की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में आकर के आप हिंदू अपीजमेंट की ओर चले आते हैं, आप ये इस स्ट्रेटजी के तहत भी, जो लखन जी कह रहे हैं कि कई बार होता है कि जब स्थिति आप उसके आपके अनुकूल नहीं हो, आप सामने वाला यदि इसी गिमिक को कर रहा हो तो आप तो उसके पीछ पे चले गए। कर्नाटक में बाजब्ता बजरंगबली आने के बावजूद जो पिच था वो सामाजिक न्याय का था। समझ गए। अब यहाँ पे शक होता है मनोरमा, और आप जो हमसे बातचीत कर रही थी ऑफलाइन 2-3 दिन पहले, उसमें जो आपने एक बात कही थी कि यहाँ सिद्धारमैया को फिर क्रेडिट चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धारमैया का बैकग्राउंड सोशलिस्ट है और उनका जो 13 से 18 का गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस देखिए, तो वो क्रेडिट फिर राहुल गांधी का छिन जाता है जो रायपुर से मिला था, जिससे हम लोग बड़े उत्साहित थे कि सोशल जस्टिस का बिगुल बच गया। वो क्रेडिट चला गया सिद्धारमैया के पास। अब यहाँ आते हैं कमलनाथ के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, और कमलनाथ 1984 में इन्वॉल्वमेंट की बात आती है उनकी वैचारिक परंपरा आप देखिए, तो वो यहाँ आपका हिंदू बिगुल फूकते हुए दिखते। दूसरा फिर डाउट और होता है कि वहां तो चूंकि आपकी लड़ाई आपको जेडीएस से, आप कुछ नहीं कर पाए बीजेपी का, ना बजरंगबली ने बीजेपी का इजाफा किया और ना बजरंगबली ने कांग्रेस को ला करके कुछ वोट दिए। क्योंकि आप मनोरमा घर से जब कपड़ा खरीदने निकलेंगी तो फैब इंडिया का कोई जो बढ़िया ब्रांड का जो बढ़िया जो ट्रस्टेड आपका आउटलेट है,
वहीं जाइएगा ना, दूसरा वाला बिल्कुल। ब्रांड पे जाइएगा। तो जो सोशल जस्टिस की दुकान है वो सोशल जस्टिस से खरीदी जाएगी आमतौर पे। और यदि आप ब्रांड के तौर पे खड़े हो गए, वहां जो एक डैमेज दिया कर्नाटक में, और हिंदू वाली जो जो जिसकी दुकानदारी है ट्रस्टेड है, आप देखिए मुसलमानों की बात करने वाले दिग्विजय सिंह तमाम तरह के मंदिरों में जाकर के प्रज्ञा ठाकुर को नहीं हरा सके, बिल्कुल। भोपाल जैसी जगह। भोपाल तो जैसी। आप इस वोकैबुलरी में जाकर के, चिंता का विषय इसलिए आज का जो विषय रखा गया, आपको वहां सोशल जस्टिस को हराना था, वहां से वोट खींचना था, तो आप सोशल जस्टिस कर रहे थे। अब चूंकि पूरे मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है, भागवत जी और लखन सर बताएंगे, वहां राजपूत बनाम ब्राह्मण, अभी भी कांग्रेस राजपूत बनाम ब्राह्मण के पॉलिटिक्स में फंसी। बिल्कुल, अब इस दूसरे राउंड में हम यही समझना चाहेंगे कि क्या समीकरण आते हैं वहां पे। बिल्कुल। और वहां सोशल जस्टिस, वहां का जो क्रूसेडर था सोशल जस्टिस का, वो भागकर उत्तर प्रदेश चला आया, बदायूं से चुनाव लड़ रहा है, मधेपुरा से चुनाव लड़ रहा है। शरद यादव की बात कर रहा हूं। वहां तो सोशल जस्टिस, हमारे एक मित्र भी शरद यादव के ही फ्यूनरल से वापस आए, तो उन्होंने कहा यार अभी भी वहां ओबीसी जो है अपना पानी पी करके, चाय पी करके ग्लास धो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब चीजें बदल गई। तो वहां इसीलिए इनके पास जो चीजें दिख रही हैं वो है कि हिंदुत्व के उसमें पैकेज में जाकर के अब लड़ाई चूंकि आमने सामने भाजपा और कांग्रेस की है, तो डाउट होता है यहाँ आखिर क्यों नहीं सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए। जब आप आमने सामने लड़ रहे हैं तो यहाँ भी बात करिए सोशल जस्टिस की। हमें उम्मीद होगी कि आप आगे उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो आप बहन जी और अखिलेश का स्पेस छीनने के लिए सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे। आप जब बिहार में आएंगे तो स्पेस छीनने के लिए बात नहीं करेंगे। आपके पास एक समग्र दृष्टि होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुत्व के इस वोकैबुलरी में जो कांग्रेस फंस रही है, उससे जो मुस्कुरा कोई रहा है, वो नागपुर में जम्मू भाई के बगल में बैठकर कोई मुस्कुरा रहा है, वो है मोहन भागवत मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसी की कल्पना थी 1925 में वो 100 साल मनाने जा रहे हैं। ठीक है।